चैप्टर 12 फंडामेंटल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको समझते जाना है स्लोली स्लोली पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, कुछ भी बहुत बड़ा चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने पहले ये चैप्टर नहीं पढ़ा है या फिर उतना सिंसियर यानी कि कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको अपन पहली बार देखेंगे, तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन इस चैप्टर को से आप चाहो तो 7% क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि 7 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप इजिली 7 आउट ऑफ 7 बना सकते हो। और जो न्यूमेरिकल भी आते हैं इस चैप्टर से वो इजी आते हैं, कोई ज्यादा घुमा फिरा के नहीं देता इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेटिंग रिटर्न, जिसमें सिंपल, एनुअलाइज एंड कंपाउंड। रिस्क क्या होता है इन्वेस्टमेंट में और मेजर कैसे करते हैं मार्केट रिस्क को। सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इक्विटी एंड बॉन्ड रिटर्न। ठीक है, कैलकुलेटिंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, बिहेवियर बायस। ठीक है, दैट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट रिटर्न। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है रिटर्न ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट का या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेविंग से डिफरेंट होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पुटिंग अप कैपिटल इन आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट। आप अपना जो कैपिटल है उसको आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्ट में पुट करते हो कि आपको रिटर्न मिल सके। अर्न रिटर्न, अर्निंग। ठीक है, दो चीजें इन्वेस्टर हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि उसको रिटर्न मिले, अर्न अ रिटर्न। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि उसका कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है वो वापस मिल जाए। ठीक है, सेफ्टी या प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल इन्वेस्ट आपने किया है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इवैल्यूएटिंग अ इन्वेस्टमेंट एज इट इज द रिटर्न दैट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। ठीक है, तो रिटर्न फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट जो होता है नीड टू बी इवैल्यूएटेड इन टर्म ऑफ लेवल ऑफ द रिटर्न, द वोलेटिलिटी इन रिटर्न एंड नेचर ऑफ रिटर्न। पीरियोडिक है कि कैपिटल एप्रिसिएशन क्या मिल रहा है। ठीक है, रिटर्न दैट इन्वेस्टमेंट जनरेट इन मनी टर्म इज नॉट करेक्ट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स लेवल ऑफ रिटर्न। ठीक है, आपने इसको सिंपल भाषा में कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है और कितना रिटर्न मिल रहा है। आप बोलो मेरे को 1 लाख रुपए रिटर्न मिला या 2 लाख रुपए मिला, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट किया है 200 करोड़ रुपए। आपको 1 लाख रुपए रिटर्न मिल रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपया। तो कौन सा रिटर्न ज्यादा अच्छा है। तो रिटर्न कैसे निकालते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल या उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको आरओआई बोलते हैं। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट कितने की, तो आपको पता चलेगा कि आरओआई क्या है। हायर द पोटेंशियल आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना हाई होगा बेटर होगा इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, वन मस्ट केयरफुल, आपको ये ध्यान रखना है द आरओई नंबर ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट वेयर रिटर्न आर नॉट नोन इन एडवांस, सच एज इक्विटी और म्यूचुअल फंड। ठीक है, आपको पहले से नहीं पता होना है कि इक्विटी में कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, इसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट है, इस इन टाइप के इन्वेस्टमेंट में ये एस्टिमेट होते हैं बेस्ड ऑन पास्ट रिटर्न एंड अजम्पशन आर मेड फॉर फ्यूचर रिटर्न। यानी कि आपने पास्ट देख रहे हो कि इतना रिटर्न दिया, हो सकता है इतना इस साल भी दे दे। आपको मैं ये बता रहा हूं, ये चैप्टर जो है 12 आपको अगर आप म्यूचुअल फंड का एग्जाम देते हो वहां भी काम आएगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी एग्जाम देते हो वहां भी काम आएगा। ठीक है, तो तीन टाइप से अपन कैलकुलेट करते हैं, सिंपल, एनुअलाइज एंड कंपाउंडेड रिटर्न। ठीक है, रिटर्न ऑन अ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट डिफरेंट वे, बहुत सारे उसके मेथड है। तो ये क्या हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं इन्वेस्टर को डिसाइड करने में कि रिटर्न एडुक्वेट है कि नहीं, जितना आप चाहते हो उतना रिटर्न मिला कि नहीं, टू मीट देयर गोल। ठीक है, कि उनके गोल्स आप मीट कर सको, आपके गोल के अकॉर्डिंग वो रिटर्न मिला है कि नहीं।
आपको कंपनसेट कर पा रहे हैं कि नहीं इन रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट, और हेल्प द, अगर आपको आरओआई पता है या रिटर्न कितना आ रहा है तो आपको समझ में आएगा कि आपका रिटर्न कितना है और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। ठीक है। हेल्प द इन्वेस्टर इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू बेंचमार्क। बेंचमार्क से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना रिटर्न आपको जनरेट हुआ। अगर आपको पता है कि आपको लगता है साल भर में मेरे को रिटर्न मिला है 10%, इंडेक्स कोई सा भी, अगर चाहे वो बैंक निफ्टी हो गोल्ड हो रियल एस्टेट है, उसमें कितना रिटर्न जनरेट हुआ तो आप कंपेयर कर सकते हो। रिटर्न फॉर्म इन्वेस्टमेंट या तो पीरियडिक पे आउट भी होता है, जैसे इंटरेस्ट जो बॉन्ड्स में मिलता है, डिविडेंड भी मिल सकता है, रेंट भी मिल सकता है, और एप्रिसिएशन भी मिल सकता है इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर्म पार्ट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। ठीक है, उसको भी कैलकुलेट करते हैं आरओआई में। ठीक है। पीरियोडिक इनकम, आपको पता होता है कितना मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स इनकम असेट, जैसे इंटरेस्ट ऑन फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट, एफडी में कितना रिटर्न मिलने वाला है वो आपको पता होता है, लेकिन इक्विटी डिविडेंड आपको मिलने वाला है कि नहीं ये नहीं पता होता। गोल्ड और अदर कमोडिटीज में कोई पीरियोडिक रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है। या तो आपको हाई या लो पॉजिटिव कैश फ्लो मिलेगा। ठीक है। इस, या तो हाई या लो, जो भी। ठीक है। द गेन इन वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। इन्वेस्टमेंट से आपको गेन भी होता है और लॉस भी होता है। अगर गेन है तो वो रिटर्न में होगा, और लॉस हुआ तो आपका जो पीरियडिक इनकम है वो उसको भी वो खा जाएगा। ठीक है। तो आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रिटर्न कितना जनरेट हुआ और टोटल कॉस्ट क्या था। कॉस्ट में अगर आप देखोगे तो आपने अगर शेयर खरीदे, एक एग्जांपल यहां दिया है, जैसे 150 शेयर आपने खरीदे एबीसी कंपनी के, जिसका प्राइस क्या है 25 रुपया। आपने 150 शेयर खरीदने के लिए 20 रुपए कमीशन भी दिया और शेयर को सोल्ड किया 30 रुपए में। ठीक है। उसके बाद भी आपने 20 रुपया कमीशन दिया, बस यहाँ कमीशन की बात है, बाकी एसटीटी और जीएसटी और भी बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, एक एग्जांपल है। तो टोटल कॉस्ट जब आपने खरीदा तो 3,770 रुपया खर्चा है। 150 शेयर खरीदा आपने 25 रुपए के भाव से और उसमें 20 रुपए इंटरेस्ट भी, लेकिन आपको डिविडेंड भी मिला। ठीक है, 150 रुपया डिविडेंड मिला। ठीक है। जब आपने उसको सेल किया, ठीक है, 150 शेयर को, तो 4,480 रुपये आपको रिटर्न मिला। ठीक है। और सिंपली अगर रिटर्न देखा जाए तो 23% रिटर्न आपने जनरेट किया। ठीक है। जनरेट आपने जो 23% किया ओवर अ 1 ईयर इज नॉट द सेम एज 23%। ठीक है। वो हो सकता है लॉन्गर पीरियड में किया गया हो या तो शॉर्टर पीरियड में, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं लिखा है ना कि कब आपने किया। ठीक है। तो रिटर्न दैट नॉट टेक इन्वेस्टमेंट होरिजन इनटू कंसिडरेशन, अगर आपको पता नहीं है कि आपका होरिजन क्या था, टाइम क्या था, समय कितना लगा आपको इन्वेस्टमेंट में, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका आपको डिफरेंट, यानी कि आपको समझ नहीं आएगा कितना रिटर्न जनरेट। ठीक है। तो आपको समय पता होना चाहिए, आज खरीद रहे हो 5 साल बाद बेचा आपने, कि 1 साल बाद बेचा, कि विद इन अ 1 ईयर बेचा। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न से उसको कैलकुलेट कर दो। जैसे आपने इन शेयर्स को 15 महीने के लिए रखा, आपने 15 महीने बाद सेल किया, 23% रिटर्न करना, तो होल्डिंग पीरियड आपका 23% रिटर्न बता रहा है। होल्डिंग पीरियड 15 मंथ है, इसको मल्टीप्लाई करो इंटू 12, तो आपको आ रहा है 18.4%, जो एनुअलाइज रिटर्न बता रहा है। ठीक है। अगर आप सेम रिटर्न को कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया। ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट वहां नहीं करना, वो फॉर्मूले दिए, यानी कि आपको एक्सेल सीट अगर आती है चलानी तो ये भी आपसे बन जाएगा। ठीक है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न आपका आ रहा है 4.2%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि 5 साल के लिए आपने रखा है। ठीक है।
अर्लियर एग्जाम्पल, जो ऊपर का एग्जाम्पल था जहां पे अपन ने बात की 15 महीने रखे थे, उसकी जगह हम बोल रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए रखा। तो आपका एनुअल रिटर्न कितना आ रहा है? 4.2%। ठीक है। लेकिन यहां पर डिविडेंड को कंसीडर नहीं किया है। ठीक है। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न अलाउ फॉर मेकिंग अ क्लियर इवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक, क्योंकि वो होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बता रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडरेशन कर रहे हैं। ठीक है। CAGR इज एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मेजर ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट। बहुत क्लियर कट समझा रहा हूं मैं। लेकिन ये लेस देन 1 ईयर के लिए एक्सेप्टेड है, यानी कि वहां यूज नहीं होता CAGR। ठीक है, जैसा यहां लिखा है उसको बता। अब CAGR फॉर मल्टीपल कैश फ्लो, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है XIRR का। ठीक है। जैसे एक इन्वेस्टर ने इक्विटी शेयर बाय किया 31 जुलाई को 150 रुपया में, रिसीव डिविडेंड किया 5 रुपए ऑन 31 अक्टूबर 2011, 6 रुपए किया 31 अक्टूबर 2012, 4 रुपया किया 31 अक्टूबर 2013, और उसने सेल कर दिया शेयर को 2014 में 165 रुपए में। तो CAGR कैसे जनरेट? तो इसका सॉल्व वो आप डायरेक्ट CAGR फॉर्मूला से नहीं होगा। CAGR फॉर दिस मल्टीपल कैश फ्लो कैलकुलेट होता है XIRR फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल सीट में आपको जाना है, XIR के फॉर्मूले को में एक्सेल सीट में आपको बस पुट करना है, आंसर आ जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर। ठीक है, उसको कई लोग कैलकुलेट करते बैठे रहते हैं, क्यों? क्योंकि आपने बुक को अच्छे से नहीं पढ़ा है। ये सिंपल एक CAGR बनाने का तरीका है। ठीक है। 31 जुलाई को आपने खरीदा 150 में, C3 डिवाइडेड बाई C7। ओके। और डेट है आपका B3 और B7। ठीक है। तो यहां पे देखो, ये फॉर्मूले से रिजल्ट आया 0.083। ठीक है। अगर इसको परसेंटेज में देखोगे तो 8.06 आ रहा है। ठीक है। तो यहां से आपको मल्टीपल कैश फ्लो का भी आप रिटर्न निकाल सकते हो। ठीक है। CAGR of investment does not represent the actual rate at which the investment grow each year of the investment। ठीक है। इट इज अ स्मूथेड एवरेज एनुअल रिटर्न होता है। ठीक है। कैलकुलेट कैसे होता है? बेस्ड ऑन इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है। द एक्चुअल अंडरलाइंग एनुअल रिटर्न में बी वोलेटाइल, दिस रिफ्लेक्ट द रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। बहुत ईजी है। अब देखो रिस्क, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिस्क। कितना रिस्क? रिस्क एंड रिटर्न आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कभी मत सोचना कि उसमें कोई भी रिस्क नहीं है। नॉट पॉसिबल। ऐसा आपको लगता होगा कि आपने FD में इन्वेस्टमेंट कर लिया और आपने रिटर्न जनरेट कर लिया, ऐसा होता नहीं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। द रिटर्न दैट अ इन्वेस्टमेंट जनरेट कैन नॉट सीन इन आइसोलेशन फ्रॉम द रिस्क। हायर रिटर्न कैन बी अर्न ओनली इफ द इन्वेस्टर इज विलिंग टू टेक हायर। ठीक है। हायर रिटर्न कब जनरेट होगा? जब इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेता है। रिस्क इन इन्वेस्टमेंट इज वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है। कई बार ये भी होता है कि आपने कैपिटल जो लगाया वो भी लॉस हो। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डीम टू बी रिस्की, एक्चुअल रिटर्न आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड। ठीक है। रिस्की कब है? आपको लगा क्या था कि आपको कितना रिटर्न चाहिए था और आपने रिटर्न क्या जनरेट किया। बैंक के जो FD होते हैं वो लोअर रिस्क प्रोडक्ट में आते हैं, क्योंकि बैंक ज्यादा डिफॉल्ट नहीं कर सकती इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर आप इक्विटी प्रोडक्ट्स में करते हैं तो वो रिस्की होता है, क्योंकि डिविडेंड इज अनसर्टेन होता है उसका। ठीक है। डिविडेंड अनसर्टेन है, आपको मिलेगा, और आपने इन्वेस्ट किया है तो वो उसमें फ्लक्चुएशन भी होता है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू रिस्क। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क में डिफर, यानी कि ज्यादा कम हो सकता है लेकिन रिस्क तो होता ही। तो पहला रिस्क है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई रिस्क।
आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 10 साल की, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन क्या हो रहा है कि महंगाई 12% के रेट से बढ़ रही है। ठीक है, तो आपका जो रिटर्न है वो 2% तब भी कम, तो उसको परचेसिंग पावर रिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे कि आशा जो है वो इन्वेस्ट किया उन्होंने लमसम अमाउंट इन बैंक एफडी, कि उनको मंथली 5,000 रुपया मिलते रहे और वो एडुकुएट कवर कर पाए कॉस्ट ऑफ हर हाउस होल्ड प्रोविजन। ठीक है, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया अचानक से 10%, ठीक है, तो जनरल प्राइस जो होता है गुड्स का वो भी बढ़ गया 10%। अब उनको 5,000 की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उनको 5,500 की जरूरत पड़ेगी। तो वो 500 रुपये वो कहाँ से लाएंगे? तो परचेसिंग पावर होता है ना, कैश फ्लो, वो डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, तो मैनेज करना पड़ता है आपको, मैनेज हर बजट एट लोअर लेवल। आपको रीएलोकेट करना पड़ेगा उनके इन्वेस्टमेंट को कि अर्न कर सके हायर कैश। इन्फ्लेशन रिस्क इज हाईएस्ट इन एफ फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट, जैसे बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट, डिबेंचर, इसमें इन्फ्लेशन रिस्क सबसे हाई होता है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर को फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे आपको मिल रहा है कूपन 8%, इन्फ्लेशन है 7%, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न तो 1%। अगर इन्फ्लेशन 8 की जगह 9% हो गया तो आपको निगेटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न मिले। ठीक है, और इसमें तो आप अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि टैक्स भी देते हैं ना अपन गवर्नमेंट को, टीडीएस। ठीक है, नेक्स्ट जो रिस्क होता है, रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क सबसे कम होता है इक्विटी शेयर। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें एक लाइन में आप समझ जाओ कि इंटरेस्ट रेट जो रिस्क होता है वो बॉन्ड प्राइस को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। बॉन्ड प्राइस फॉल होता है जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में इंक्रीज होता है, और बॉन्ड प्राइस राइज होता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में डिक्रीज होता है। ठीक है, बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इसमें एक ही चीज याद रखो, इंटरेस्ट रेट अगर फॉल हुआ है या एक्सपेक्टेड है कि फॉल होगा तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा, और इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि राइज होगा तो बॉन्ड प्राइस डिक्लाइन। ठीक है, नेक्स्ट होता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क यानी कि आपकी कंपनी का ऑपरेशन कैसा चलता है। ठीक है, इसको मेजर करते हैं एज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईबिट या ईबिटा। ठीक है, जो फैक्टर जो क्रिएट करते हैं वोलेटिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, उसको बिजनेस रिस्क कहते हैं। जैसे कमोडिटीज प्राइस, कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गए। ऑपरेशन रिस्क मीन्स एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी देना पड़ रहा है। कंपटीशन रिस्क, ठीक है, नए प्रोडक्ट आ गए, पोजीशन अगर कुछ कॉम्पिटिटिंग आ गई तब भी। सप्लाई चेन रिस्क, ठीक है, क्योंकि आपकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एस्पेक्ट नहीं है तो भी। करेंसी रिस्क, आपकी करेंसी वीक होते जा रही तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अगर आपको बिजनेस रिस्क से बचना है तो आप क्या करते हो, पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हो, होल्डिंग करते हो। ठीक है, कि आप डाइवर्सिफाइड रहे। मार्केट रिस्क जो होता है, नेक्स्ट होता है, ये होता है मार्केट रिस्क रिफर टू द रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ वैल्यू इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एडवर्स प्राइस मूवमेंट इन असेट इन द मार्केट, यानी कि पूरा मार्केट गिर रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी इंपैक्ट हो रही है। ठीक है, जैसे इंक्रीज हो रहा है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बॉन्ड को सेल करोगे और जो इंटरेस्ट रेट जहां ज्यादा मिल रहा है वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, करेंसी रिस्क, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी में अगर आपकी करेंसी फॉल हो रही है तो आपको नुकसान होगा। मार्केट रिस्क अफेक्ट किसको करता है, एक्टिव सेकेंडरी मार्केट को। ठीक है, करंट एप्लीकेबल प्राइस, इक्विटी, बॉन्ड, सबको इफेक्ट करता है। ठीक है, मार्केट पूरा जाएगा।
ठीक है, मार्केट रिस्क को बीटा से मेजर करते हैं। ठीक है, क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट हो गया, जो जिसने बॉन्ड इशू किया था वो डिफॉल्ट हो गया। क्रेडिट या डिफॉल्ट यानी कि आपको इंटरेस्ट पेड भी नहीं कर पाए, इंटरेस्ट रेट जो आपको बॉन्ड में मिलना था वो भी पेड नहीं कर पाए, प्रिंसिपल अमाउंट तो दूर की बात है वो भी रिपे नहीं कर पाए। तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट या बॉन्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं टू डिफॉल्ट रिस्क, क्योंकि आपको प्री कमिटमेंट मिला है कि पेड किया जाएगा लेकिन नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, सोवेरियन गवर्नमेंट डज नॉट हैव डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत पैसे होते हैं, वो फिर से लोकल करेंसी से बोरोइंग कर लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट हैज द एबिलिटी टू राइज फंड टू पे ऑफ इट्स डोमेस्टिक करेंसी डेब्ट टू द टैक्सेशन, आपका टैक्स बढ़ा देंगे, ज्यादा पैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑल अदर, केवल गवर्नमेंट बॉन्ड्स को छोड़ दो तो बाकी में क्रेडिट रिस्क होता है। ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट क्रेडिट रिस्क को कैसे मेजर कर सकते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है ना, वो प्रोवाइड करती है रेटिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल से क्रेडिट रेटिंग होती है, अल्फा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक। ठीक है, जैसे कोई बॉन्ड है ट्रिपल ए, हाईएस्ट डिग्री का बॉन्ड, या A1, वो हाईएस्ट डिग्री के बॉन्ड है। टी मीन्स डिफॉल्ट में। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है जो पहले ट्रिपल ए थी, अचानक से डबल ए या बी या सी चली गई, तो हायर क्रेडिट रिस्क होता है, टू रिफ्लेक्ट अ ग्रेटर परसीव डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट होता है लिक्विडिटी रिस्क। जैसे लिक्विडिटी रिस्क को एक लाइन में अगर समझना है तो आप ये समझो कि इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टिंग को बेच नहीं पा रहा है, नॉट एबल टू सेल टू एनी वन वेन डिजायर, जब आपको जरूरत है पैसे की आप सेल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे में सेल करना पड़ रहा है या तो हायर कॉस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे आप रियल एस्टेट या गोल्ड या सिल्वर, आप जाइए खरीदिए उसके बाद तुरंत सेल करके बताइए सेम रेट में, नॉट पॉसिबल। आपने आज खरीदा, 10 दिन बाद आपको पैसे की जरूरत आ गई, तो आप उसको सेल नहीं कर पाओगे। बहुत सारे स्टॉक भी ऐसे हैं जिसको आप चाहो सेल करना तो आपको दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं होती, मीन ज्यादा उसमें वॉल्यूम भी नहीं होता, लोग खरीदार कम होते हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी हमेशा याद रखना है, ऐसे स्टॉक्स या ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट मत करना कि आप निकल ही ना पाओ। ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड है इंडिया में, वो लिक्विड नहीं है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर हु वांट टू सेल अ बॉन्ड में नॉट फाइंड अ बायर, जो सेल करना चाहता है उसको बायर ही नहीं। ठीक है, उसका एक एग्जांपल है, जैसे ऑर्डर बुक आप देखो सोवेनियन गोल्ड बॉन्ड का, दिसंबर 2025 को उसकी मैच्योरिटी थी। ठीक है, और एज एट द 17 जुलाई 2020 को, डिफरेंस देखो बिड एंड आस्क प्राइस का, 80 रुपए, अराउंड 2% उसका दोनों का डिफरेंस है, यानी बिड एंड आस्क, बाइंग एंड सेलिंग प्राइस के बीच कम से कम 80 रुपए का डिफरेंस है। यहाँ पे देख लो आप। ठीक है, तो 2% आप ज्यादा में खरीद रहे हो। ठीक है, तो आप सेल करना चाहोगे तो नहीं सेल होता। लेकिन इसकी कहानी तो अभी कुछ और ही चली थी, इसको आप चाहो तो केस स्टडी के तौर पे इसको आप पढ़ सकते हो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। कॉल रिस्क, नेक्स्ट क्या होता है? कॉल रिस्क। कॉल रिस्क का मतलब है कि बॉन्ड आपको इशू किया गया, ठीक है, और पॉसिबिलिटी थी कि डेब्ट सिक्योरिटी विल बी कॉल, जिसको कॉलेबल बॉन्ड भी बोलते हैं। कॉल रिस्क गोज हैंड इन हैंड दी इन्वेस्टमेंट रिस्क। कॉल रिस्क का मतलब है जिसने बॉन्ड इशू किया वो जब चाहे अपने कंफर्ट के अनुसार उसको वापस आपसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो कंपनी जिसने कॉलेबल बॉन्ड इशू किया था वो अपने बॉन्ड्स को रिडीम कर लेंगे जो कि हायर कूपन में था, और रिप्लेस कर देंगे लोअर इंटरेस्ट रेट वाले कूपन। तो ये कॉल रिस्क होता है। एक पुटेबल रिस्क भी होता है,
पुटेबल मीन्स कि आप जब चाहो कंपनी को सेल कर सकते हो बॉन्ड। ठीक है। फिर री इन्वेस्टमेंट रिस्क, आपका आपने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसी बॉन्ड में, किसी एफडी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपका मैच्योर हो गया वो बॉन्ड, उसके बाद आप उसको री इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो मार्केट में 10% क्या आपको 6%, 7% में मिल रहा है नए बॉन्ड, तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। या आपको कॉलेबल बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया था और कंपनी ने अपना बॉन्ड वापस ले लिया, अब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, तो वो रिस्क को भी री इन्वेस्टमेंट रिस्क बोलते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क रिड्यूस होता है, इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क इंक्रीज होता है। ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है, अनफेवरेबल गवर्नमेंट एक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ नेशनलाइजेशन, चेंज इन टैक्स स्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग, ये कहलाता है पॉलिटिकल रिस्क। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चेंज कर सकती है लॉ अफेक्टिंग बिजनेस और सिक्योरिटीज, तो इसे बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क। कंट्री रिस्क, कंट्री रिस्क का मतलब है सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर फैक्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है। अगर किसी कंट्री ने ऑनर ही नहीं किया फाइनेंशियल कमिटमेंट अपना, फिर खत्म, कंट्री अगर डिफॉल्ट हो गई, खत्म, बिजनेस खत्म हो। ठीक है। नेक्स्ट होता है सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क। रिस्क क्या है कि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो कैटेगराइज होता है सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क और दोष रिस्क होता है जो पूरे मार्केट में इसका इंपैक्ट पड़ता है अक्रॉस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। ठीक है। इसको सिस्टमेटिक रिस्क को बोलते हैं अनडाइवर्सिफिएबल रिस्क। आप डाइवर्सिफाइड आप करके इससे नहीं प्रोटेक्ट हो सकते। ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क को अनडाइवर्सिफिएबल रिस्क भी बोलते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क इज कॉज ड्यू टू फैक्टर इकोनॉमी मार्केट एज अ होल। ठीक है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सटर्नल फैक्टर, वॉर, नेचुरल कैलामिटीज, मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये सब आते हैं सिस्टमेटिक रिस्क में। अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल सिक्योरिटी या छोटे से पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको आप डाइवर्सिफाइड करके बच सकते हो। अनसिस्टमेटिक रिस्क को ऑल्सो बोलते हैं डाइवर्सिफिएबल रिस्क। ठीक है। क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क तो बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जब भी आप करोगे तो दो टाइप के रिस्क तो आपको दिखेंगे, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। तो यहां तक आप लोग देखिएगा अच्छे से। कल अपन स्टार्ट करेंगे मीजरिंग रिस्क, मीजर कैसे किया जाता है रिस्क को। ठीक है।